हेलो, मैं शिव कुमार प्रजापति। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम की डिज़ाइन कैसे की जाती है सभी स्टेप बताए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड बीम की डिज़ाइन संबंधित एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 मीटर के क्लियर स्पैन के लिए एक आयताकार बीम की डिज़ाइन कीजिए। यदि बीम पर 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल आ रहा है, सपोर्ट्स की ब्रेथ 250 mm मान लें और M20 ग्रेड की कंक्रीट और FE 415 ग्रेड का स्टील प्रयोग करें। शियर व बाउंड में जांच भी कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप नंबर फर्स्ट में हम जितने भी क्वेश्चन में डेटा दिए हैं सबको लिख लिए हैं। क्लियर स्पैन 6 मीटर दिया है। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर। ब्रीथ ऑफ सपोर्ट दिया है 250 mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए हो जाएगा FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ स्टील 415 के लिए हो जाएगा FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, FY कहते हैं इसको, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में हम साइज करते हैं। बीम की साइज़ को जूम करते हैं। बीम की चूँकि साइज़ दिया नहीं है तो हमको साइज़ को निकालना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव डेप्थ देख लेते हैं। स्मॉल d इक्वल टू 6000/20 बराबर 300 mm। यहाँ पे जो वैल्यू आई है 300 mm मिनिमम वैल्यू है। हमारी जो वैल्यू है, जो हम वैल्यू लेंगे d की, यह मिनिमम से कुछ ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमारे बीम के ऊपर जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके आधार पर मिनिमम वैल्यू से कुछ ज़्यादा ही लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ डी हम लेते हैं 400 mm। ठीक है। डी की वैल्यू हम 400 mm ले लेते हैं। आप डी की वैल्यू 350 भी ले सकते हैं, 450 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 400 mm ले लिए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ब्रीथ ऑफ बीम। ब्रीथ ऑफ बीम जो होता है इफेक्टिव डेप्थ बाई 2 या इफेक्टिव डेप्थ बाई 3 होता है, या अगर हमारा क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ सपोर्ट या ब्रीथ ऑफ सपोर्ट जो भी दिया हो उसके आधार पे भी हम ले सकते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन में दिया है ब्रीथ ऑफ सपोर्ट 250 mm, तो हम 250 mm के आधार पर ले लिए हैं ब्रीथ ऑफ बीम। ठीक है। अब ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, ये होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हम यहाँ 50 mm मान लिए हैं। तो ओवरऑल डेप्थ हमारा हो जाएगा 450 mm। नेक्स्ट स्टेप 3, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, तो हो जाएगा 6050 से 6400 mm, या क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ सपोर्ट। थिकनेस ऑफ सपोर्ट दिया है 250 mm, तो हो जाएगा 6250 mm। इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू कम आएगी वो हम ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन 6250 mm। स्टेप नंबर 4, अब हम लोड कैलकुलेट करते हैं। लाइव लोड दिया है 9.8 किलोमीटर पर मीटर। डेड लोड पर मीटर के लिए निकालेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा बी डी इंटू 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ये होती है आरसीसी की डेंसिटी। ठीक है। तो ब्रीथ हमारा हो जाएगा 0.25 मीटर इंटू डेप्थ हो जाएगा 0.450 मीटर, और आरसीसी डेंसिटी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। यह मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कराने पर हो जाएगा 2.8125 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है। टोटल लोड होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा टोटल लोड। स्टेप नंबर 5, फैक्टर या डिजाइन लोड। फैक्टर या डिजाइन लोड एलएसएम के केस में पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1.5 यूज करते हैं जब दो लोड दिए हों। अगर 3 लोड दिया रहता है, जैसे अगर दे दिया विंड लोड भी दे दिया है तो 1.2 करेंगे। यहाँ पर चूँकि 2 लोड दिया है तो हम यहाँ पर 1.5 करेंगे। तो हमारा फैक्टर या डिजाइन लोड आ जाएगा 18.9187 किलो न्यूटन पर मीटर। स्टेप नंबर 6 में हम एक्सयू लिमिट यहाँ पर निकाले हैं। चूँकि हमारे बीम का अगर साइज़ दिया होता है तो हम एक्सयू निकालते हैं। जो बीम की साइज़ नहीं दी है तो हम क्या निकालेंगे, एक्सयू लिमिट निकालेंगे। एक्सयू लिमिट का फार्मूला होता है 700 इंटू डी बटा के 1100 प्लस 0.87 FY। ये फार्मूला हमारा है। यहाँ पे हम FY जगह 415 रख देंगे, वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.48 डी। अच्छा, यहाँ एक्सयू लिमिट की वैल्यू हम डायरेक्ट जो है DB गुप्ता एंड विक्रम सिंह के बुक से टेबल 5.7 से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे हम जो है
टेबल में देख लेंगे, एक्स लिमिट की वैल्यू पता चल जाएगी। स्टेप नंबर 7, फैक्टर या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है WU/L²/8, आप लोग सो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। UDL लोड अगर बीम पे आ रहा है सिंपली सपोर्टेड तो क्या होता है बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा MU की 92.376 किलोन्यूटन मीटर। स्टेप नंबर 8 पे चलते हैं, फैक्टर या डिजाइन शियर फोर्स। UDL केस में होता है WL/2, तो यहाँ पे इसको लिए हैं तो हो जाएगा WUL/2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 59.12 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप 9, चेक डिफ्लेक्शन इफेक्टिव डेप्थ। अब हम इफेक्टिव डेप्थ को चेक करेंगे कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ सही है कि नहीं। जो पहले हम एज्यूम किए हैं वह उसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, MU को MU लिमिटिंग के बराबर कर देंगे। यहाँ MU लिमिटिंग का फार्मूला रख दिए हैं, MU की वैल्यू यहाँ रख दिए हैं। यहाँ से जो D की वैल्यू निकल के आएगी ये हमारा D प्रोवाइड है, ठीक है। ये हमको D प्रोवाइड करना है। जब हमारा प्रोवाइड एज्यूम D से क्या होता है, कम होता है, तो हमारा बीम क्या है, सेफ है। अगर हमारा प्रोवाइड D ग्रेटर होता है एज्यूम D से तो हमारा बीम सेफ नहीं होता, चूँकि यहाँ प्रोवाइड D हमारा कम है एज्यूम D से, ठीक है। जो हम एज्यूम किए हमारा अधिक है तो हमारा बीम क्या है, सेफ है। देखिए यहाँ पर 400 वैल्यू हम जो एज्यूम किए हैं और यहाँ से जो आया है D प्रोवाइड ये कम आया है, तो हमारा बीम क्या है, सेफ है। स्टेप नंबर 10, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब MU का जो फार्मूला है Fe 415 के लिए, ठीक है, ये होता है 0.138 FCK BD²। अब यहाँ पर जो D की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर जो D हमारा एज्यूम आया था उस D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। B हमको पहले से पता है जो एज्यूम किए हैं उसको पुट कर देंगे, देखिए है ना, 0.138 FCK की वैल्यू 20 दिया है, B की वैल्यू 250 और D हमारा 400, यहाँ से 400 पुट कर दिए तो यह हमारा MU लिमिटिंग की वैल्यू हो गया 110 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। स्टेप नंबर 11, अब हम बीम को चेक करेंगे कि हमारा बीम किस टाइप्स का है। सिंपली जो है अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस है, ठीक है। चेक बीम सेक्शन। जब MU हमारा देखिए यहाँ पे MU इक्वल टू MU लिमिटिंग होता है तो बैलेंस होता है, और जब MU इज़ लेस देन MU लिमिटिंग होता है तो अंडर रेनफोर्स होता है, जब MU इज़ ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होता है तो ओवर रेनफोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, MU इज़ लेस देन MU लिमिटिंग, MU की वैल्यू है, MU लिमिटिंग वैल्यू है, तो हमारा सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स है, ठीक है। अब हम डिजाइन जो बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए हैं अंडर रेनफोर्स के लिए, अब हम स्टील भी निकालेंगे जो है अंडर रेनफोर्स के केस के लिए। तो एरिया ऑफ स्टील फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा AST आएगा ये हमको रिक्वायर्ड, ये हमको जो है हमारी मांग है, रिक्वायर्ड AST आएगा। तो हमने सीधे फार्मूला होता है यहाँ से AST की वैल्यू सीधे आ जाती है, तो इस फार्मूले को मैंने पुट कर दिया है, AST रिक्वायर्ड इक्वल टू 0.5 FCK/FY ब्रैकेट में 1 - √1 - 4.6 MU/FCK BD² ब्रैकेट बंद F जो है BD। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले रूट के अंदर का सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व जैसे किए हैं वैसे आप भी करिएगा। फिर यहाँ से आप देखिए जैसे मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से कर लीजिएगा। AST रिक्वायर्ड आ जाएगा 760 mm²। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, AST मिनिमम निकालते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड AST आ गया, मिनिमम आ गया, फिर इसके बाद मैक्सिमम निकालेंगे। तो मिनिमम हमारा क्या होता है, मिनिमम के लिए फार्मूला होता है 0.85 × B × D/FY। सारे वैल्यू पुट कर दिए हैं, B की वैल्यू, D की वैल्यू, FY 415, हमारा मिनिमम ये आ गया 205 mm²। अब हम देखेंगे मैक्सिमम, AST मैक्सिमम। नेक्स्ट स्टेप में AST मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। AST मैक्स क्या हो जाएगा, ये होता है सेक्शन का 4%। तो हमारा जो भी सेक्शन दिया है उसका 4% लेंगे तो सेक्शन हमारा देखिए B की वैल्यू है कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल D लेंगे ना कि स्मॉल d लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4% इसका निकालेंगे तो 4500 mm² आ जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड D है वह मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर चेक कर लिए हैं, ये देखिए हमारा 760 आया है, या मिनिमम से अधिक है, मैक्सिमम से मिनिमम से अधिक है और मैक्सिमम से कम है, ठीक है। तो हमारा बीम क्या है, ओके है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे इसके आधार पर, ठीक है।
तो नंबर्स ऑफ बार्स के लिए देखिए हम यहाँ पर 20 mm डाया का बार्स यूज किए हैं, तो नंबर्स ऑफ बार्स यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2.41। चूँकि ये पॉइंट में है तो इसको हम पॉइंट में लेंगे, होल वैल्यू लेंगे इसका, तो हो जाएगा क्या 3 नंबर्स। अब प्रोवाइड हम 3 नोट्स नंबर्स 20 mm डाया के बार्स का यूज कर रहे हैं, प्रोवाइड किए हैं, तो हम क्या निकालेंगे AST प्रोवाइडेड। यहाँ पे हम 3 चूँकि 3 बार है तो एक बार का हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 314, तो यहाँ पर 3 ठो है तो हो जाएगा 942 mm²। ठीक है, ये होता है इसके लिए होता है आपका पाई d² / 4 होता है, तो एक निकल जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू रख देंगे, सॉरी फाई का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर 20 mm रख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक बार्स का आ जाएगा, तो 3 बार 314 यहाँ पे आएगा, तो 3 बार्स का होगा तो 942 mm² आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी हमें वही किए हैं, ये हम जो है 20 mm का डाया है बार्स का उसको रख दिए हैं, आप यहाँ पे रख दिए तो 314 आएगा, 314 में 3 से गुणा करा दें 942 mm²। ये हमको जो है प्रोवाइड करना है, यही हमारा प्रोवाइड, यही हमको जो है बी में देना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम डिज़ाइन कर चुके हैं, अब हमको जो है चेक करना है। ठीक है, तो डिज़ाइन फॉर सीयर के लिए डिज़ाइन करिए या सीयर के लिए चेक करिए, कई बात होती है। तो नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू होता है VU बटा के PD। टाउ भी यहाँ पर VU की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, B की वैल्यू D की वैल्यू पुट कर दिया है, तो हो जाएगा 0.5912 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हमारा टाउ भी निकल गया, अब हम टाउ सी निकालेंगे, टाउ सी मैक्स निकालेंगे। तो टाउ सी जो होता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। तो इसके पहले हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिए हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हो जाएगा AST रिक्वायर्ड बटा के B इंटू D गुणे 100। परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिए यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 0.942%। ठीक है, अब हम यह टेबल में देखेंगे PT की वैल्यू और M20 के लिए। ठीक है, तो डिजाइन सीयर स्ट्रेस टाउ सी इट इज डिपेंड PT एंड M20 हमको टेबल 4.1 में पेज नंबर 114 पे देखना है। अच्छा, हम वहाँ पर जब देखेंगे तो हमको यहाँ पे यह जो वैल्यू है 0.942, ठीक है, यह वैल्यू हमको नहीं मिलेगी देखने के लिए। इसके पहले 0.75 मिलेगा, फिर उसके नीचे दिया है 1.00 देखने को मिलेगा, ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। आप देखेंगे इस कॉलम में तो M20 दिया होगा, M20 के नीचे 0.75% के लिए M20 की वैल्यू दिया होगा 0.56, और इसके लिए नहीं दिया होगा, और इसके A1 के लिए 0.62 दिया होगा। तो मान लीजिए इसके लिए x होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटरपोलेट करेंगे, इसको इंटरपोलेशन फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा इसमें से इसको घटा देंगे, फिर इसी में बटा इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए घटाएं 1 माइनस 0.942 बटा के 1 माइनस 0.75 इक्वल टू वही बात यहाँ भी करेंगे 0.62 माइनस एक्स बटा के 0.62 माइनस 0.56। ठीक है, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। जो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी वही हमारे M20 के लिए टाउ सी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब टाउ सी की वैल्यू मिल गई, हम टाउ सी मैक्स देख लेंगे टेबल नंबर 43 में। टाउ सी मैक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2.8 न्यूटन पर mm²। अब हम तीनों को कंपेयर कर लेंगे, टाउ सी, टाउ भी और टाउ सी मैक्स। तो यहाँ देखिए हमने कंपेयर किया है, टाउ सी इज़ ग्रेटर देन टाउ भी बट टाउ भी इज़ लेस देन टाउ सी मैक्स। हमारे यहाँ टाउ भी की वैल्यू जो है टाउ सी से कम है, तो हमको सीयर रेनफोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। यदि टाउ भी की वैल्यू टाउ सी से क्या होती, अधिक होती, तो हमको जो है ज़रूर से ज़रूर देना पड़ता, सीयर रेनफोर्स देने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन यहाँ पे सीयर रेनफोर्स देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, नाम मात्र का सीयर रेनफोर्स देंगे। अच्छा, टाउ भी अगर हमारा ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होता तो हमको क्या करना पड़ता, सेक्शन को फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे, सीयर रेनफोर्स दे देंगे, वो भी स्टीरियप रूप में। जब हम स्टीरियप देंगे तो स्टीरियप के बीच की स्पेसिंग की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेसिंग भी चाहिए हमको। तो स्पेसिंग के लिए देखिए एक फार्मूला है हमारा मिनिमम स्पेसिंग के लिए, एस भी इक्वल टू 0.87 FY ASB 0.4B। ठीक है,
तो यहाँ पे हम 2 लेग स्टीरअप यूज किए हैं और 8 mm उसकी डाया है। तो यहाँ पे आ जाता है ASB की वैल्यू, ASB की वैल्यू हमारा 100 mm आ जाता है। ASB की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। FY की वैल्यू हमको 415 दिया है, B का मान पता ही है, तो हमको SB स्पेसिंग मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप आ जाता है। देखिए यहाँ से वैल्यू में सारे पुट कर दिए हैं, 361 mm आ गया। यह स्पेसिंग जो होती है ये हमारा 0.75D या 300 mm इससे मिनिमम लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू कम आएगा वह वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए यहाँ 361 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 300 है, तो ये हमारा अधिक है, ये दोनों बराबर है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। जो वैल्यू तीनों में कम आए वो हम ले लेंगे। तो हम स्पेसिंग कितना मान लेंगे, 300 mm सेंटर टू सेंटर। स्टेप नंबर 16। अब हम बीम को सेक्शन को जो है डेवलपमेंट लेंथ को चेक करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ को चेक करेंगे या बॉन्ड चेक किया जाएगा। यहाँ से चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड। ठीक है, इसके लिए देखिए चेकिंग के लिए होता है, फार्मूला होता है LD डेवलपमेंट लेंथ इज लेस देन या इक्वल 1.3 M1 बटा के VU प्लस L0। तो हमको पहले LD की वैल्यू निकालनी होगी, M1 की निकालनी होगी और L0 की निकालनी होगी। VU की वैल्यू हमको पता है, तो पहले हम LD की वैल्यू यानी डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ LD इक्वल टू होता है 0.87 FY 5 बटा के 4 टाउ BD। टाउ BD की वैल्यू हम जो है टेबल से पढ़ लेंगे। टेबल 4.4 से FT 415 और M20 के लिए टाउ BD की वैल्यू होता है 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सारे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर फाई की वैल्यू भी हम रख सकते थे, ताकि इसको बाद में रखिएगा। तो यहाँ पे LD आ गया 47 फाई। ये फाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे रखेंगे सही रहेगा। चलिए, हुक और बेंड एंकरेज लेंथ L0 की वैल्यू देखिए होता है 12 डाया या डेप्थ ऑफ बीम जो भी अधिक होता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा 400 mm हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ सपोर्ट के निकट 3 टेंशन बार रहने के कारण रेजिस्टेंस मोमेंट M1 की वैल्यू जो होती है वह हमारा बीम सेक्शन जो है, इस बीम सेक्शन में कितने छड़ सपोर्ट, ये सपोर्ट मान लीजिए हमारा सपोर्ट है, और इस बीम में जो सरिया हम दे रहे हैं, मान लीजिए 4 सरिया आती है। अगर 4 सरिया है टोटल, तो 2 सरिया हम क्या करेंगे आगे तक बढ़ा देंगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए, और दो सरिया को क्या करते हैं यहाँ से बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 सरिया बढ़ा देंगे, तो 2 सरिया के लिए निकालेंगे। चूँकि यहाँ 3 सरिया, तो हम बेंट बार नहीं कर रहे हैं, सीधे हम क्या कर रहे हैं 3 सरिया के लिए ही निकाल रहे हैं। तो हम 3 रखेंगे। अगर 2 के लिए रखते हैं तो 2 का एरिया निकालते। चूँकि यहाँ पर 3 बार्स हैं, तो हम इसको बेंटअप नहीं कर रहे हैं, सीधे हम आगे तक ले जा रहे हैं इसको, यानी हमारी यही लंबाई होती है ना, इसको LD बोलते हैं। ये जो सपोर्ट होता है इसको LD बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई को LD यही होता है। डेवलपमेंट वही होता है कि छड़ को इसमें से खींचा न जा सके, यानी छड़ को इतना आगे तक बढ़ा दो बीम के अंदर कि उसको खींचना संभव न हो। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड में जो है मजबूत रहेगा। तो यहाँ M1 निकालेंगे, तो M1 हमारा होता है 0.87 FY AST इंटू Z या ZU। यहाँ ZU को हम 0.9D लिए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनता है ये होता है M1 इक्वल टू 0.87 FY AST, और यहाँ पे हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो हमको यहाँ पे XU का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो XU की वैल्यू होती है हमारी, XU बराबर होता है 0.87 FY AST बटा के होता है 0.36 FCK इंटू B। यहाँ पे हम सारे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, XU की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे हम XU की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा M1 का मान यहाँ पर FY भी दिया है, AST भी दिया है, तो यहाँ M1 की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि ये प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जो है जो Z होता है, Z बराबर, ये Z का ही वैल्यू है ना, Z बराबर होता है D माइनस 0.42
XU, ठीक है। तो इस जेड की वैल्यू को हम सीधे क्या कर लिए हैं, 0.9 D मान लिए हैं, ठीक है। मतलब सरलीकरण के लिए कि आसानी से हमारा M1 की वैल्यू निकल जाए। थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ये बुक में भी आपके दिया है जेड को ही लेकर, ठीक है। जेड की वैल्यू पुट किया है 0.9 D, तो उसी को ले लिए यहाँ पे, ठीक है, 0.9 D। अब यहाँ से M1 की वैल्यू निकाल लेंगे, M1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी हमारी न्यूटन mm में। अब हमको LD भी पता चल गया, M1 भी पता चल गया, L0 भी पता चल गया, ठीक है। तो हम ज्ञात वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया D की फाई की वैल्यू 66 mm, और D हम पहले कितना माने थे, 20 mm माने थे, और मेरा क्या है 66 mm। हमारा 20 mm क्या है, 66 mm से कम है। तो हमारा रेनफोर्स बार किस में सेफ है, एंकरेज में भी हमारा जो एंकरेज में हमारा जो है रेनफोर्स बार सेफ है। ये हमारा वैल्यू हमेशा कम आना चाहिए। ये हम D फाई की वैल्यू 20 mm पहले से ही मान चुके हैं, इसलिए हमने कहा था इसको हम बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी रख देते कोई भी दिक्कत नहीं था। चलिए स्टेप नंबर 17 पर, एक्स्ट्रा स्टील। स्टीरअप को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रत्येक कोने में एक एक एंकर बार्स डाली जाएगी, ठीक है। ये हमारा 3 ठो बार्स निकल आया, बॉटम बार्स 3 निकल आए, ये स्टीरअप भी निकल आए, स्टीरअप की स्पेसिंग भी निकल आई, ब्रीथ ऑफ बीम भी निकल आया, डेप्थ ऑफ बीम भी निकल आया, सारी चीज़ें निकल गई हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील हम दे दिए। यह एक्स्ट्रा स्टील इसलिए दिए जाते हैं कि स्टीरअप जो आता है यहाँ पे, इस स्टीरअप को यह सहारा देता है, ठीक है। इसको लटकन छड़ भी बोलते हैं, इस एंकर बार को लटकन छड़ भी कहा जाता है। इसका योगदान क्या है, यह जो है स्टीरअप को सहारा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टील है यह टेंशन फोर्स को बियर करती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फिगर को ड्रा कर लेते हैं। सपोर्ट दिया है, क्लियर स्पैन दिए हैं, इफेक्टिव स्पैन हम निकाल लिए थे, यहाँ से इफेक्टिव स्पैन भी निकाल लिए थे। इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना आया था, $6250, ये हमारा 6250 mm आया था, ठीक है। ये 250 दिया था। डेप्थ ऑफ बीम भी निकाल लिए थे सारे 400, ब्रीथ ऑफ बीम भी निकाल लिए थे यहाँ से 250 mm इसको भी निकाल लिए थे। जो भी चीज़ें निकाले थे फिगर बना देंगे। ये हमारा एल सेक्शन खींच देंगे और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन खींच देंगे, या स्टीरअप दिखा देंगे। स्टीरअप के बीच की जो है डिस्टेंस 300 mm होती है, हमको नाप के नहीं बनाना है, बस वैसे दिखा देना है, ठीक है। ठीक है, ओके।